वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस में फर्स्ट अपना लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसका टाइटल है लीज आइडेंटिफिकेशन। और इस लेक्चर की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ लीज, लेसी एंड लेसर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक लीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट और फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर एक डिसीजन फ्लो चार्ट भी डिस्कस करेंगे जिससे हम तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सिचुएशन के अंदर एक लीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लीज़ है या नहीं है। और फिर हम एक एग्जाम्पल से भी इस सारी सिचुएशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीज, लेसी एंड लेसर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लीज की डेफिनेशन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट, जिसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। तो इनफैक्ट एसेट कन्वे नहीं होता, एसेट को यूज करने का राइट कन्वे होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्योंकि अगर आप किसी को एक चीज़ फॉर एवर दे दें तो वो फॉर एवर जो चीज़ दे दी जाती है वो तो सेल कंसीडर होती है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको लीज कहते हैं। और इसमें कंसिडरेशन ज़रूर होती है। तो कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहेंगे, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अब लीज, जिस तरह से हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, लीज के अंदर भी दो पार्टीज होती हैं। तो लेसी वो एंटिटी होती है जो राइट टू यूज ऑब्टेन करती है, an entity that obtains the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। और लेसर दूसरी पार्टी होती है that provides the right to use। तो an entity that provides the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। तो जो right to use asset ऑब्टेन कर रही है वो लेसी है एंटिटी, और दूसरी एंटिटी जो वो राइट प्रोवाइड कर रही है उसे हम लेसर कहते हैं। अब एक लीज को आइडेंटिफाई करना कि एक कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट में, स्टैंडर्ड में ये मेंशन है कि इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब आप पे वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो जाता है, तो एन एंटिटी शेल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। तो आपको उसी टाइम पर ये फिर डिसाइड करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीज है या नहीं है, या इस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज का एलिमेंट भी मौजूद है या नहीं है। A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration। तो अब इसमें जो चार मेन पॉइंट्स पर बात हो रही है वो हो रही है कि राइट टू कंट्रोल द यूज की बात हो, वो कन्वे हो रहा हो, एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। अब इसमें दो बातें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, जारी बात है, हम कह सकते हैं कि जी 2 साल, 5 साल, 7 साल होना चाहिए, फॉर एवर वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए कि अगर एसेट मिल रहा है तो उसके बदले में कोई और कंसिडरेशन, जो कि कैश या नॉन कैश, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन हो सकती है। तो ये दो बातें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन बाकी दो एलिमेंट्स जो हैं कि राइट टू कंट्रोल द यूज और एसेट का आइडेंटिफाइड होना, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइट टू कंट्रोल द यूज का कॉन्सेप्ट क्या है। An entity shall assess whether throughout the period of use the customer has both of the following। तो एक जो कंट्रोल है, राइट टू कंट्रोल द यूज, वो तब होगा जब कस्टमर के पास ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद हों। नंबर वन, द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जिसके लिए राइट ऑफ यूज मिल रहा है, उस टाइम में सब्सटेंशली जो ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो फिर जो है लेसी को मिल रहे हों, जो प्रपोज्ड लेसी है इस अरेंजमेंट का। और अगर उसको मिल रहे हैं तो फिर जो है कस्टमर जो है उसको फिर हम लेसी कंसीडर करेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट, कि वो एसेट इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी उसके पास हो। तो अगर एक शख्स जो है उसको बेनिफिट मिलने हैं लेकिन मर्जी उसकी नहीं चलनी, डायरेक्शन उसकी नहीं चलनी, तो उसका कंट्रोल नहीं है। अब बेनिफिट भी मिलने हैं और यूज़ भी वो अपनी मर्जी से डायरेक्ट कर सकता है कि कैसे वो एसेट को यूज़ करना चाहता है, वैसे यूज़ करे, कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, 3 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, 1 शिफ्ट में, किस लोकेशन पे, किस तरीके से। तो फिर ये हम कहेंगे कि उसका राइट टू कंट्रोल द यूज़ है। अब इफ द कस्टमर हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर ओनली अ पोर्शन, जैसे हम कहते हैं कि ओवरऑल जो एसेट है उसमें जो उसका राइट टू कंट्रोल है वो सिर्फ एक पोर्शन पर है, बाकी पोर्शन के ऊपर उसका जो राइट टू कंट्रोल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लीज होगी, कंटेन करेगा, इट वुड कंटेन अ लीज फॉर दैट पोर्शन ऑफ द टर्म। सो अगर एक ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3-4 डिफरेंट पार्ट्स हैं एसेट्स के, और उसमें से सिर्फ एक एसेट ऐसा है जिसपे
कस्टमर का राइट टू कंट्रोल है और डायरेक्ट कर सकता है वो यूज़ एसेट का और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है, तो सिर्फ उस एक पोर्शन को हम लीज कहेंगे और बाकी जो पोर्शन होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट का नॉन लीज पोर्शन कहलाएगा। फिर सेकंड पॉइंट ये कि एसेट आइडेंटिफाइड कब कंसीडर होगा। तो क्या एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं। अब एसेट यूजुअली आइडेंटिफाइड हो जाता है बाय एक्सप्लिसिटली उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन समटाइम्स एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता बल्कि वो इम्प्लाइडली स्पेसिफाई किया जा रहा होता है, यानी जिस तरीके से जब डिलीवर किया जा रहा होता है, जिस टाइम पर एसेट जो है वो इट इज़ मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, तो उस टाइम पर एसेट आइडेंटिफाई होता है कि ये वाला एसेट है जो इस लीज के अंदर या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ख़ास तौर पर एक गाइडेंस हमें इसमें जहन में रखनी है। वैसे तो ये काफ़ी डिटेल्ड गाइडेंस हैं IFRS 16 में, लेकिन जो मेन पॉइंट हमने जहन में रखना है वो ये है कि एसेट इज़ नॉट कंसिडर्ड आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर हैज सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो सप्लायर के पास अगर सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा तो एसेट को फिर आइडेंटिफाइड कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं कि प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट हो, यानी वो उसकी जगह कोई दूसरा एसेट जो है वो चेंज करके हमें दे सके, यानी वो कस्टमर को कहे कि ये वाला एसेट आप मुझे वापस कर दें, इसकी जगह ये दूसरा मुझसे ले लें, तो ये प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उसकी। अब ये प्रैक्टिकल एबिलिटी कुछ सिचुएशन में होगी, कुछ में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर एसेट इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज नेचर का है कि सिर्फ कस्टमर ही उसे यूज़ कर सकता है और किसी और कस्टमर के काम का वो एसेट नहीं बनता, तो फिर प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट नहीं होगी। या फिर हम ये कहते हैं कि जो सब्सटीट्यूट करना होगा उसके जो दूसरा एंगल है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली इफ़ इट इज़ सब्सटीट्यूटेड द एसेट। तो अगर सप्लायर जो है वो उसको सब्सटीट्यूट कर देता है, लेट से कि उसने हमें एक कस्टमर को एक प्लांट दिया और उसके बाद वो उस प्लांट को वापस लेकर उसकी जगह दूसरा प्लांट कस्टमर को देता है, तो जो प्रीवियस प्लांट था वो किसी और को देकर वो बेनिफिट अर्न कर सकता है। तो समटाइम्स ये उसके लिए जो है इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा और समटाइम ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होगा कि जो सब्सटीट्यूशन है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि वो एसेट को रिप्लेस करने का, सब्सटीट्यूट करने के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर तो हम कहेंगे कि जो है ना ये सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर उसे प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल भी है कि वो सब्सटीट्यूट कर सकता है और उसके लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है कि जो बेनिफिट उसे मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और जो उसकी कॉस्ट होगी सब्सटीट्यूट करने की, रिप्लेस करने की, वो कम होगी, तो इन दैट सिचुएशन हमारा एसेट आइडेंटिफाइड कंसीडर नहीं होगा। अब ओवरऑल गाइडेंस जब हम स्टैंडर्ड की देखते हैं कि एक लीज को जब आइडेंटिफाई करना होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसमें हमें ये डायग्राम, ये भी हमने IFRS 16 से ही डायग्राम लिया है और इस डिसीजन फ्लो चार्ट से हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज शामिल है या शामिल नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये क्वेश्चन होता है कि इज़ देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट। तो अगर इसका जवाब नो हो कि एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं होगी, और अगर आइडेंटिफाइड है एसेट तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। तो क्या कस्टमर के पास तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का जो है वो राइट है थ्रू आउट द पीरियड जो उसको मिल जाए। अगर इसका जवाब भी नो है तो फिर लीज नहीं होगी, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो फिर हम जो है देखेंगे कि डज द कस्टमर, द सप्लायर और नीदर पार्टी हैव द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो डायरेक्शन का राइट है वो कस्टमर के पास हो, सप्लायर के पास हो या किसी के पास ना हो। तो अगर तो ये राइट कस्टमर के पास है, तो जिस तरह से अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर कस्टमर का कंट्रोल है तो फिर तो लीज होगी, तो कस्टमर का कंट्रोल है तो ये लीज होगी, और सप्लायर का है तो फिर लीज नहीं होगी। अब अगर हम कहते हैं कि जी किसी भी पार्टी का इस पे डायरेक्शन के ऊपर फोकस नहीं है, कि कोई भी पार्टी जो राइट टू डायरेक्ट नहीं रखती कि एसेट को हाउ और फॉर व्हाट पर्पस यूज़ करना है, एसेट का एक स्पेसिफिक यूज़ ही है, उसी तरीके से यूज़ होना है, क्योंकि आप कहते हैं कि जी जो एसेट का यूज़ है वो प्री डिटरमिन्ड है। तो अब बात यह है कि नेक्स्ट स्टेप पे हम ये देखेंगे कि डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज विदाउट द सप्लायर हैविंग द राइट टू चेंज दोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो अब हम कहते हैं कि क्या जो सिचुएशन है
ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस में कस्टमर की मर्जी चलेगी, अगर चलेगी तो ये लीज होगी, और नहीं चलेगी तो हम एक और स्टेप पर जाएंगे, और वो स्टेप ये होगा कि did the customer design the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use। कि अगर कस्टमर के कहने पर एसेट डिज़ाइन हुआ है और उस बेसिस पर वो एसेट उसी तरीके से ही यूज़ होगा, जैसे बाज़ूकात एक स्पेसिफिक मशीन जो है डिज़ाइन की जाती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ करके, या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो उस तरीके से बनाया जाता है, तो इन दैट केस तो हम कहेंगे कि जी अगर कस्टमर के पास कंट्रोल है तो लीज है, और अगर कस्टमर के पास ये कंट्रोल नहीं है तो लीज नहीं है। अब अगर आप इस पूरे पॉइंट को समराइज करें तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा आइडेंटिफिकेशन से था कि अगर एसेट आइडेंटिफाइड है तो लीज हो सकती है, अदरवाइज नहीं। दूसरा जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अगर जो राइट टू कंट्रोल द यूज है वो कस्टमर के पास होगा तो लीज होगी, और अगर राइट टू कंट्रोल द यूज कस्टमर के पास नहीं होगा, वो सप्लायर के पास होगा, तो फिर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको फिर अदरवाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, सेल के तौर पे, या रेंटल अरेंजमेंट के तौर पे, या सर्विसेज एग्रीमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC लिमिटेड एंटर्स इनटू अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रेट कैरियर XYZ लिमिटेड टू ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, और जो पॉइंट है वो ये है कि आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। XYZ लिमिटेड यूजेज रेल कार्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन and has a large pool of similar rail cars that can be used to fulfill the requirement of the contract। तो वो जो हमें एसेट यूज़ करने के लिए देंगे जिससे हमारी गुड्स, हम अपने आप को ABC लिमिटेड के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त, अगर तो हम देखते हैं कि XYZ लिमिटेड सप्लायर है और ABC लिमिटेड कस्टमर है। तो कस्टमर को जो रेल कार्स मिलेंगी जिनसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होनी है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की हैं, और सप्लायर के पास ऐसी बहुत सारी कार्स हैं। They have large pool of similar rail cars that can be used to fulfill the requirement of the contract। The rail cars and engines are stored at XYZ limited premises। अब यहां से ये नजर आता है कि उन एसेट्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो सप्लायर का है। When they are not being used to transport goods, तो जब वो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं हो रही तो उनका जो पोजेशन है वो सप्लायर के पास है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद सब्सटीट्यूटिंग द रेल कार्स आर मिनिमल फॉर XYZ लिमिटेड। ये भी इस बात को शो कर रहा है कि उन कार्स की जगह कोई नई कार्स जो लाना XYZ लिमिटेड के लिए वो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, मिनिमल है। तो इट मीन्स कि अगर वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं रेल कार्स जो उन्होंने पहले कस्टमर ABC लिमिटेड को दी हुई हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो उनको चेंज करते हैं तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है, और अल्टरनेटिव अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें बेनिफिट मिल रहा होगा तो उन्हें काफ़ी सेविंग होने का चांस है। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज शामिल है। हमारा आंसर ये है कि in this case because the rail cars are stored at XYZ limited premises and it has a large pool of similar rail cars and substitution cost are minimal। तो सब्सटीट्यूशन कॉस्ट और मिनिमल, जब सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है सप्लायर के पास तो फिर एसेट को आइडेंटिफाइड कंसीडर नहीं किया जाता, और जब एसेट आइडेंटिफाइड नहीं होता तो वो लीज भी कंसीडर नहीं होती। सो द बेनिफिट ऑफ XYZ लिमिटेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द रेल कार्स वुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द कार्स एंड देयरफॉर द XYZ लिमिटेड सब्सटीट्यूशन राइट आर सब्सटेंटिव। The arrangement does not contain a lease। So, in this lecture, we discussed lease identification, that वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 का। इसका टाइटल है कैप्री आइस एंड यार्डले लिमिटेड। ये जस्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी डिस्कशन है, तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैप्री आइस, अ नोटेबल आइसक्रीम पार्लर, enters into a contract with Yardley Limited to use a space in a shopping mall owned by Weil
फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड लोकेशन, कि कितनी उन्हें स्पेस मिलेगी और किस तरीके की लोकेशन मिलेगी। However, YL has discretion to relocate the space to any other floor to accommodate other customers who would be conducting promotional events and activities in the mall। तो वो जो उनकी लोकेशन है और जो उनकी स्पेस है उसको फ्लोर वाइज चेंज कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात अगर मॉल के अंदर कोई प्रोमोशनल एक्टिविटी हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है तो वो उस टाइम पर जो है कैप्री आइस वालों को उन डिफरेंट फ्लोर पर रीलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लायर है स्पेस का, लोकेशन का, यार्डले लिमिटेड, उनके पास रीलोकेशन का राइट है। और ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैप्री आइस एंड यार्डले लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट लीज और नॉट। सो क्योंकि कंट्रोल है सप्लायर के पास भी एसेट से रिलेटेड, और उसमें बड़ा कंसिडरेबल ये कंट्रोल है कि वो उसको रीलोकेट कर सकते हैं, और इस वजह से जो हमारा एसेट है इसको आइडेंटिफाइड स्पेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इन जनरल तो हमारा आंसर यही है कि ये लीज नहीं बनती। अब इसको स्पेसिफिकली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, तो हम आंसर डेवलप करेंगे। In this contract, the dimensions of space and location in shopping mall are specified, but still Capri does not have the right to use the identified space because YL has the substantive right to substitute the space on following grounds। अब देखें वो कौन से ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। नंबर वन तो ये कि वो किसी भी फ्लोर पर उनको चेंज कर सकते हैं, तो YL हैज़ डिस्क्रिशन टू रीलोकेट कैप्री टू एनी अदर फ्लोर। दूसरी बात यह कि वो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हासिल करेंगे सब्सटीट्यूट स्पेस करने का, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कोई कॉस्ट तो इसमें लगेगी नहीं कि वो इनको दूसरे फ्लोर पर रीलोकेट कर दें, और जो फ्लोर वो यूज़ करेंगे फॉर प्रोमोशनल इवेंट्स और एक्टिविटीज़ उससे वो बेनिफिट अर्न कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये जो है पोटेंशली काफ़ी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल अरेंजमेंट होगा। और वन ऑफ द अदर एलिमेंट के एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन भी स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। तो एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन पर लेट्स से कि वो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन भी होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ दिस थिंग ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो सप्लायर है दे हैव सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूट, और जब सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूशन होता है तो आइडेंटिफाइड एसेट कंसीडर नहीं होता, और जब एसेट आइडेंटिफाइड कंसीडर नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसे लीज नहीं समझा जाता। सो इन लाइट ऑफ द अबव दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।